नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, ये तो हमेशा आपको याद दिलाता हूं। खबर आपके ही नहीं, आपके बच्चों के भी काम की। तो बिना वक्त गवाए पहले आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है पाठशाला में। करोड़ों लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन फर्जी थी क्या? यह बहुत बड़ी खबर जिसकी चर्चा नहीं हो रही इस देश के अंदर। आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे करोड़ों लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन पर फर्जी होने का आरोप लग रहा है। मोदी का एक फैसला जिसने 100 करोड़ भारतीयों की जान बचाई, आज उस फैसले के बारे में बात करूंगा। और जब बात करूंगा उस फैसले की, तो भारत के उन नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा जो फर्जी वैक्सीन के लिए माहौल बना रहे थे क्या। रूस पर उस हथियार से हमला जिससे बचना नामुमकिन है, वो हथियार कौन सा है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में अयोध्या केस का जिक्र करना उचित नहीं है, क्योंकि अयोध्या केस के जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो टिप्पणी की गई थी, वो टिप्पणी अलग संदर्भ में थी। अयोध्या केस के जजमेंट में यह टिप्पणी की गई थी कि यह एक्ट भारत के सेक्युलर चरित्र को बचाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने यह बातें जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि उनकी राय क्या है, उनकी निजी राय क्या है, तब कही। केंद्रीय कैबिनेट ने 11.25 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। रेलवे कर्मचारियों को कुल 1832 करोड़ रुपए बतौर बोनस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो तेल कंपनियां हैं, उनको 22,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी फैसला किया है सरकार ने। जम्मू कश्मीर में 1 साल से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर विवाद शुरू हो गया है। जम्मू प्रशासन ने 1 साल से जिले में रह रहे लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही थी, जिसके बाद इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर आपत्ति जता दी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है और शुरुआत जम्मू से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा पीएम हिमाचल में एक ड्रग पार्क का शिलान्यास करेंगे, ट्रिपल IIT का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी चंबा में बिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस महीने पीएम मोदी की यह दूसरी हिमाचल यात्रा है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली की विदाई को लेकर राजनीति तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने कह दिया कि सौरव गांगुली राजनीतिक बदले का शिकार हुए। सौरव गांगुली के लिए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनको बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। बीजेपी इन आरोपों को नकार रही है, खंडन कर रही है कि सौरव गांगुली को कभी भी बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की गई थी। बीजेपी इससे भी मना कर रही है। दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला जिसने देश के 100 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई। आज जब मैं पाठशाला में आपके सामने यह चैप्टर लेकर आया हूं और करोड़ों लोगों को लगी किसी फर्जी वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आज मैं पाठशाला में पहले आपको कोरोना के उस दौर में वापस ले जाना चाहता हूं। मतलब फिजिकली नहीं, सोचिए जरा उस दौर के बारे में जब देश में कोरोना के लाखों केसेस हुआ करते थे। रोज रिपोर्ट आती थी, इतना केस बढ़ गया, संकट का समय चल रहा था, वैक्सीन कब आएगी इसका शिद्दत से इंतजार हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि दुनिया के साथ साथ भारत कभी इस संकट से निकल भी पाएगा या नहीं, बिना मास्क के हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं, लोगों के घरों में पहले जैसे जाते थे, पार्टी करते थे, वो सब होगा या नहीं, मॉल खुलेगा या नहीं, कब इस संकट से निकलेंगे। याद आ रहा है वो दौर क्या था? अब थोड़ी देर वहीं कट कीजिए, जैसे फिल्म में नहीं होता एक सीन से दूसरे में जाते हैं, वहीं से कट मारिए और सीधा उस दौर को याद करने के बाद आज की तारीख में लौट आइए, जब भारत कोरोना के संकट से निकल चुका है। कोरोना जैसी कोई बीमारी भी थी, लोग अब भूलते जा रहे हैं, मास्क वास्क तो भूल ही गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है।
तो एक वो दौर था, एक ये दौर है। लेकिन तब और अब के दौर के बीच का एक वक्त था जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा। और वो वक्त क्या था? कैसे इस देश के कुछ नेताओं और एक वर्ग की अगर चल गई होती तो भारत में लाखों करोड़ों मौत भी हो सकती थी, भारत तबाह भी हो सकता था कोरोना की वजह से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रेशर के बावजूद एक ऐसा फैसला लिया जिसने करोड़ों जिंदगियां बचाई। और मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे समझने के लिए आपको आज के बड़े खुलासे के बारे में समझना होगा जो कोरोना की एक वैक्सीन से जुड़ा है। यूरोप से ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अमेरिका की एक बड़ी फार्मा कंपनी है जिसका आपने हमने सबने नाम सुना है। उस कंपनी का नाम है फाइजर। उसकी वैक्सीन का जिक्र आपने सुना होगा। उस समय फाइजर की वैक्सीन आ गई, बड़ा हल्ला होता था क्योंकि कोरोना की पहली वैक्सीन इसी फाइजर ने बनाई थी, जिसके टीके दुनिया के 181 देशों में लग रहे हैं। भारत में नहीं लग रहा, यह ध्यान रखिएगा, 181 दूसरे देशों में लग रहे हैं। उस कंपनी के एक अधिकारी ने यूरोप में वहां की यूरोपीय यूनियन की संसद के सामने यह कबूल किया है कि जब उनकी फाइजर वैक्सीन को बाजार में उतारा गया तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कितनी कारगर है। यानी कंपनी आज की डेट में खुद मान रही है कि जो वैक्सीन वो लेकर आए थे, जिस वैक्सीन का इतना माहौल बना कि पहली वैक्सीन आ गई, जो वैक्सीन 181 देशों में लगी, भारत में नहीं लगी। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। क्यों किया अभी बताऊंगा। वो वैक्सीन कारगर थी नहीं थी, कितनी कारगर थी कोरोना रोकने में, यह उन्हें खुद भी नहीं पता था। उस वैक्सीन पर यूरोप के लोग फर्जी वैक्सीन टाइप होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन याद कीजिए कि ये उन कंपनियों में से एक है फाइजर, जिसकी वैक्सीन को खरीदने के लिए भारत में कुछ लोगों ने भयंकर लॉबिंग की, घोड़े खोल दिए, पूरी ताकत लगा दी थी कि भारत सरकार फाइजर की कोविड वैक्सीन खरीद ले। बस विपक्ष के बड़े बड़े नेता क्या कह रहे थे, किस तरह के ट्वीट कर रहे थे, मैं आज आपको उन नेताओं का नाम दिखाऊंगा, उनके बयान बताऊंगा। फाइजर खरीदने की कैसी वकालत कर रहे थे और पीएम मोदी ने जो फैसला लिया वो क्यों लिया और उससे कैसे करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बची, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए यूरोप की संसद में फाइजर कंपनी की अधिकारी ने क्या कहा। U misinformatie wilt voorkomen door betere voorlichting te geven. Maar dat begint bij Pfizer zelf. Mevrouw Small, door zelf transparant te zijn. En ik ben ook benieuwd wat uw aandeelhouders ervan vinden dat de CEO van Pfizer weigert om transparant te zijn voor deze commissie. De heer Boula is wel geïnteresseerd in de miljarden winst met belastinggeld van de EU-burgers, maar niet geïnteresseerd om daar tekst en uit. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before its entry the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. देख रहे हैं, वो महिला कह रही है कि इनको पता ही नहीं था कि कोरोना इस वैक्सीन से रुकेगा भी या नहीं रुकेगा, और वैक्सीन आ गई, 181 देशों में लग गई। भारत में कुछ लोगों की चलती तो आपको भी लग रही होती। और जिस महिला को आपने सुना वो फाइजर कंपनी की इंटरनेशनल डेवलपमेंट मार्केट की प्रेसिडेंट जेनाइन स्मॉल है। यूरोपियन यूनियन की संसद में फाइजर कंपनी से सवाल जवाब हो रहे थे। उसी दौरान फाइजर कंपनी की इस महिला अधिकारी ने यह माना कि कंपनी को यह पता नहीं था कि वैक्सीन कितनी कारगर है, और बिना यह जाने मार्केट में उतार दिया। और सोचिए कि कैसे माहौल बनाया गया उसको लेके कि सारे देश खरीद लें, और दुनिया के बड़े बड़े देशों, अमेरिका वगैरह, सबने घुटने टेक दिए, सिर्फ इंडिया ने घुटने नहीं टेके। नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए, लोग प्रेशर बनाते रह गए। अगर ये वैक्सीन हमको लगी होती तो शायद आज हम इस हालत में नहीं होते जिसमें हम खड़े हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की संसद में फाइजर से सवाल पूछने वाले संसद सदस्य रॉब रॉस ने फाइजर वैक्सीन को स्कैंडल तक कह दिया। मतलब एक तरह से कह दिया कि फर्जी था, ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है, और कह दिया कि इस वैक्सीन से हुए वैक्सीनेशन के आधार पर बनने वाले कोविड पासपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, जबकि यही कोविड पासपोर्ट यूरोप के समाज में भेदभाव का आधार बने।
if you don't get vaccinated, you're antisocial. This is what the Dutch Prime Minister and Health Minister told us. You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. फाइजर कंपनी के अधिकारी आज जो कह रहे हैं, एक साल पहले उससे अलग दावे कर रहे थे। नवंबर 2020 में कोविड वैक्सीन बनाने वाले फाइजर और बायोएनटेक ने कहा था कि वैक्सीन लगने के बाद 90% से ज्यादा लोग कोरोना से बच सकते हैं। आज संसद में बैठकर उनकी मैडम कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं था कितने लोग बच सकते हैं, तब ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे थे भाई? उस वक्त 90% का दावा ठोक रहे थे। इस तरह लंदन में की गई एक स्टडी में यह दावा किया गया कि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन की सिंगल डोज से ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या कम हो गई और इससे वायरस के फैलने का रिस्क भी कम हुआ। लेकिन आज इस कंपनी के अधिकारी यूरोप में कह रहे हैं कि मार्केट में वैक्सीन उतारने से पहले उन्हें नहीं पता था कि यह कितनी कारगर है और कोरोना को फैलने से रोकेगी भी या नहीं। यूरोप में फाइजर के टीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला बहुत सीरियस है क्योंकि दुनिया में हर छठे इंसान ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है, हर छठे इंसान ने, लेकिन इन 6 लोगों में भारतीय नहीं है। यूरोप की आधी अब कोई अमेरिका वगैरह में भारतीय रहते होंगे तो उन्होंने लगवाई होगी, इंडियंस हमने नहीं लगवाई यहां इंडिया में रहकर। यूरोप की आधी आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोगों ने फाइजर लगाई। अब तक फाइजर 181 देशों में कोरोना वैक्सीन की 380 करोड़ डोज बेच चुकी है। लेकिन आपको याद करना होगा कि फाइजर उन पहली विदेशी कंपनियों में एक थी जिसने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्यों पैर डटा दिया था कि नहीं, ये नहीं वैक्सीन लगेगी? वजह थी, फाइजर चाहती थी कि उसकी वैक्सीन को अप्रूवल देने से पहले ही भारत सरकार उसकी वैक्सीन को खरीदने का भरोसा दे दे। इतना ही नहीं, फाइजर इस आधार पर बिना लोकल ट्रायल के भारत में अप्रूवल चाहती थी कि उसकी वैक्सीन 95% इफेक्टिव है और कोई सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं है। मतलब वो चाहती थी कि भारतीय लैब में भारतीय वैज्ञानिक इसको टेस्ट ही ना करें। आज समझ में आ रहा है ना कि क्यों ये चाहती थी कि ना टेस्ट करें, और आज समझ में आ रहा है कि क्यों नरेंद्र मोदी पूरा एक इकोसिस्टम प्रेशर बनाता रहा कि फाइजर खरीदो खरीदो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधा निर्णय ले लिया कि अगर हमारे वैज्ञानिक चेक नहीं करेंगे तो तुम्हारी वैक्सीन हम नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे, हम इंतजार करेंगे हमारी वैक्सीन बनने का। और आज वो फैसला सोचिए कितना सही साबित हो रहा है। भारत ने कह दिया था कि ट्रायल डेटा पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसके ग्लोबल ट्रायल में भारतीय मूल के लोग नहीं थे। फाइजर के ग्लोबल ट्रायल में वैक्सीन 95% इफेक्टिव थी, लेकिन एशियाई मूल के लोगों पर यह सिर्फ 74% इफेक्टिव थी। इसके अलावा फाइजर की वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर संशय था क्योंकि वैक्सीन के बारे में कहा जाता था कि यह -70 डिग्री तापमान में ही रखी जा सकती है। हालांकि बाद में फाइजर ने कह दिया कि वैक्सीन को -25 डिग्री पर भी रख सकते हैं, या 5 दिन के लिए रखना है तो 2 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एक तो तुम लोकल टेस्ट नहीं करने दोगे तो हम नहीं खरीदेंगे, हमारे वैज्ञानिक नहीं कहेंगे तो नहीं खरीदेंगे, और पहले से जो चाह रहे हो कि लिख के दे दो कि खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो तो भूल ही जाओ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो अडिग रहे। अप्रैल मई 2021 में जब भारत में कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर चल रही थी और कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में संकट था, तो उस वक्त फाइजर क्या कह रहा था? देखिए कैसे प्रेशर बना रहा था। अगर भारत सरकार उसकी शर्तों को मान ले तो भारत को एक साल में 5 करोड़ वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। फाइजर कह रही थी कि वैक्सीन सप्लाई के लिए वो सीधे भारत सरकार से डील करेगी और पेमेंट भी सीधे भारत सरकार को करना होगा। फाइजर ने यह भी कहा था कि वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर किसी भी तरह के दावे पर उसे लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। देख रहे हैं, उसका दिमाग तभी तेज चल रहा था कि मुझे लीगल प्रोटेक्शन दो, यहां कोई केस ना कर सके। टेस्ट नहीं कराओगे, केस नहीं होना चाहिए, और चाह रहे थे भारत खरीद ले। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया।
फाइजर इस बात पर जोर दे रही थी कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर होने वाले दावे की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। वाह भैया, बनाओगे तुम और जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। फाइजर को कानूनी जवाबदेही पर उसी तरह की छूट मिले जिस तरह की छूट उसे अमेरिका समेत दुनिया के 116 देशों में मिली है। सोचिए कैसे ये लोग इस लॉबी ने कैसे माहौल बनाया होगा कि अमेरिका समेत 116 देशों ने वो मंजूरी दे दी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं से नहीं दी, भारतीयों का हित देखते हुए। फाइजर को अपनी वैक्सीन के लिए पोस्ट अप्रूवल ट्रायल और सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में टेस्ट से भी छूट चाहिए थी, जबकि भारत में किसी भी विदेशी वैक्सीन के अप्रूवल के लिए भारत के अंदर स्थानीय ट्रायल करना जरूरी होता है। फाइजर का उस वक्त दावा यह था कि दुनिया में उसकी 14 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोज लगी है और किसी बड़े साइड इफेक्ट्स की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट नहीं मिली। पर आप आज पलट के देखिए तो लगता है कि अमेरिका बहुत दिन तक कोरोना से जूझता रहा। हो सकता है इसी फाइजर की वजह से, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा था। मैंने आपको अमेरिका से रिपोर्ट दिखाई थी, लाखों लोग मर गए थे वहां। हो सकता है इसी फाइजर की वजह से मर गए हो, कौन जानता है, क्योंकि ये उतनी इफेक्टिव नहीं थी। ये तमाम सवाल आज मन में आते हैं। पिछले साल का ये वो समय था जब देश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर दिक्कतें चल रही थी। कुछ सरकार कोशिश में लगी थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, लेकिन विपक्ष को इसमें राजनीति का मौका दिख रहा था और विपक्ष ने देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। देश कोरोना से लड़ रहा था और विपक्ष सिर्फ एक वही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है, उसी लड़ाई में लगा हुआ था। उस वक्त विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि सरकार अमेरिका से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की खरीद को लेकर गंभीर नहीं है। आज सोचिए कि सरकार कितनी गंभीर थी, अगर ना होती तो क्या से क्या हुआ होता। विपक्ष कितना गैर गंभीर था। एक तरफ इन बड़ी बड़ी कंपनियों की अपनी मनमानी शर्तें थी और दूसरी तरफ विपक्ष इस आपदा में सरकार पर दबाव बना रहा था। विपक्ष के नेता किस तरह से ट्वीट कर रहे थे, उसके कुछ उदाहरण आपको याद दिलाता हूं। राहुल गांधी का नवंबर 2020 का ट्वीट आपको दिखाता हूं, जब भारत में वैक्सीन पर काम आखिरी चरण में था और अमेरिका में दिसंबर से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। तब नवंबर 2020 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट लिखा था। जरा ट्वीट यहां डालिए, दिखाता हूं लोगों को। याद कीजिए कि राहुल गांधी क्या लिख रहे थे और अगर वो बात मान ली गई होती और कैसे उनका पूरा जो पत्रकार वर्ग है वो लग गया था कि अरे राहुल जी सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए। राहुल गांधी क्या लिख रहे थे? Even though Pfizer has created a promising vaccine, इसको zoom करके दिखाइए। हाँ, the logistics for making it available to every Indian need to be worked out. GOI, Government of India, has to define a vaccine distribution strategy and how it will reach every Indian. मतलब इनके हिसाब से फाइजर जो है उसने बहुत ही प्रॉमिसिंग वैक्सीन बना ली थी। सोच रहे हैं अगर ये बातें मान ली होती उस वक्त नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने, कि राहुल जी तो कह रहे हैं कि भैया ये वैक्सीन ठीक है, तो सोचिए क्या हुआ होता। और उस वक्त किस पे लादा जा रहा था कि अरे सरकार इधर से उधर भेज नहीं पाएगी इस वैक्सीन को, इसलिए नहीं हो रहा है। तब भी राहुल गांधी जानते थे कि फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जो अपने आप में एक अलग चैलेंज है, लेकिन राजनीति भी तो करनी थी। इसमें लिखा हुआ है यहां पर -70 डिग्री लगेगा टेम्परेचर। ये देखिए, फाइजर वैक्सीन नीड्स -70 डिग्रीज। नो इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी हैज दैट, स्नोमैन CEO। उसके बावजूद पॉलिटिक्स हो रही थी। दूसरा ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आपको दिखाता हूं। यह मई 2021 का है, जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि आगे बच्चों पर भी खतरा है। तब केजरीवाल जी ने फाइजर के लिए लिखा था। ये देखिए, फाइजर का फोटो लगा हुआ था, एक चैनल ने जो खबर छापी थी, और वो लिख रहे थे, वी शुड प्रोक्योर दिस वैक्सीन ASAP फॉर आवर चिल्ड्रन। अरविंद केजरीवाल, ये उनका ट्वीट है 27 मई 2021 का। फाइजर के लिए कि वैक्सीन रेडी फॉर 12+, फाइजर टेस्ट सेंटर सीक्स फास्ट ट्रैक अप्रूवल। वो अभी अप्रूवल ही मांग रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी। आज आप पलट कर देखिए तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना सही फैसला लिया कि जब तक हमारे वैज्ञानिक नहीं चेक कर लेंगे बॉस, हम तुमसे नहीं खरीदेंगे तो नहीं खरीदेंगे। सोचिए, वो खरीद के बच्चों को लग जाती और इफेक्टिव ना होती तो क्या से क्या होता।
इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कह दिया कि भारत सरकार इस वैक्सीन को खरीदने पर के लिए सीरियस नहीं है, तो हम इसे खरीदने पर काम कर रहे हैं। जबकि उस समय फाइजर ने कह दिया था कि हम राज्य सरकारों से कोई डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगे। लेकिन राजनीति की वजह से सब कूद रहे थे कोरोना के उस संकट काल में। तीसरा ट्वीट आपको दिखाता हूं, यह कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का ट्वीट है 22 दिसंबर 2021 का। डालिए जरा। द टाइम टू अलाउ द यूज ऑफ अदर अप्रूव्ड वैक्सीन लाइक फाइजर एंड मॉडर्ना इज नाउ। कह रहे हैं कि अभी वक्त है कि अभी बस इसका इस्तेमाल शुरू करो। इन इट्स मिस्टेकन zeal to protect the economic interest of Serum Institute of India, the government is exposing millions of vaccinated Indians to infection. 22 दिसंबर 2021 को पी चिदम्बरम आरोप लगा रहे थे कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हित की रक्षा करने के लिए भारत की सरकार लाखों लोगों को कोरोना के संकट काल में और संकट में झोंक रही है। आज देखिए, फाइजर जब कबूल कर रहा है कि पता नहीं था कि मेरी वैक्सीन काम करेगी भी या नहीं, तब समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी लोगों को संकट में झोंक नहीं रहे थे, उस संकट से बचा रहे थे। और आप सोचिए, अगर ये हुआ होता, अगर वो लगा दिए होते कि चलो तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो, तो क्या से क्या हुआ। और आपको फाइजर वैक्सीन की मनमानी कीमत भी बता देता हूं। एक तो जिंदगी का खतरा था, जिंदगी जाने का खतरा था, क्योंकि भाई एक तो उसको जहां उसने टेस्ट किया उन्हीं लोगों के बारे में पता नहीं था कि कितना इफेक्टिव है। उसने इंडियंस में तो टेस्ट ही नहीं किया था, सोचिए हमारे ऊपर क्या होता। लेकिन एक दूसरा पक्ष कीमत की मनमानी का भी है, और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि एक लॉबी काम कर रही थी कि कैसे इंडिया फाइजर को खरीद ले, क्योंकि करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की बात थी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे उस वक्त कीमत के लिहाज से अगर आप बात करेंगे, फाइजर ने भारत को एक डोज के लिए, फाइजर वैक्सीन, इसने भारत को क्या डील दी थी कि एक डोज जो हम आपको देंगे उसके लिए कितना लेंगे। उस वक्त कहा था $30 लेंगे, और यह भारतीय रुपए के हिसाब से कितना होता, 2300 रुपया होता, 2300। यानी जो 2 डोज लगते, उस 2 डोज के लिए आपको देने कितने पड़ते, करीब $60, यानी 4600 रुपए उस वक्त के हिसाब से। और ये रेट 5 से 6 गुना ज्यादा था। इंटरनेशनल वैक्सीन का जो मार्केट था उसमें जो रेट चल रहा था उससे 5 से 6 गुना रेट पर इंडिया को वैक्सीन देने की बात हो रही थी। और जिस वैक्सीन का टेस्ट इंडिया में नहीं हुआ था, यहां नेता से लेकर पत्रकार से लेकर और एक दूसरा वर्ग चढ़ा जा रहा था कि बॉस इसको खरीद लीजिए, इतनी महंगी कीमत पर। अगर भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर वैक्सीन को खरीद लिया होता तो लोगों की जिंदगी पर तो महंगा पड़ता ही, देश की अर्थव्यवस्था पर कितना महंगा पड़ता सोचिए। 130 करोड़ की आबादी है हमारी, ये हमारी आबादी है। मान लीजिए अगर सिर्फ 25% आबादी, यानी मान के चलिए 32 करोड़ लोगों को, एक अनुमान के लिए कह रहा हूं, इनको फाइजर वैक्सीन खरीद कर दी जाती 32.5 तो 32.5, और इनको अगर आप 2 डोज के लिए कह रहे हैं तो ये 2 डोज मिलाकर कितना हो जाता, 65 करोड़ डोज की जरूरत पड़ती। और कितना पैसा देना पड़ता इस 65 करोड़ डोज को अगर आप 2300 रुपए के हिसाब से खरीदते तो 44,000, माफ कीजिएगा 1,44,900 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, जिंदगी का खतरा रहता, जान जाती बचती कोई गारंटी नहीं, 1,44,900 करोड़ रुपए अलग देश के चले जाते। सिर्फ इन नेताओं की बात सुन ली होती ना, खरीदो अभी, ये खरीदो अभी, अभी खरीदो, तो लोगों की जिंदगी बचाई, देश का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बचाया उस एक आदमी ने, जिसके हर फैसले को यहां का एक इकोसिस्टम जो है वह ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं। पहले लॉकडाउन क्यों लगाया, अब लॉकडाउन क्यों लगाया, ये वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी, वो वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी।
आज उनका एक एक फैसला सही दिखता है। 5 से 6 गुना ज्यादा महंगी पड़ रही थी ये वैक्सीन। फाइजर की दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह भी थी कि तापमान की कमी की वजह से अगर वैक्सीन खराब होती है तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि फाइजर को यह पता था कि भारत के पास वैक्सीन स्टोरेज के लिए -70 डिग्री सेल्सियस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे में वैक्सीन बेअसर साबित होती है तो फाइजर इस आरोप से बच जाएगी। वो कह देगी कि हमने तो पहले ही कहा था कि वैक्सीन के लिए अच्छी कोल्ड चेन चाहिए। भारत इस दुविधा में फंस गया था कि अब क्या किया जाए। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, पहला मान लो और हार मान लो, और या फिर दूसरा ठान लो कि भाई हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे। नरेंद्र मोदी ने दूसरा रास्ता चुना और यह तय किया कि वो फाइजर और विपक्ष के दबाव में नहीं आएंगे और भारतीय वैक्सीन का प्रोडक्शन और ज्यादा करेंगे। सरकार ने जो संकल्प किया वो पूरा करके दिखाया और एक ही महीने में भारतीय वैक्सीन का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। सरकार ने फंडिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया। कमाल की बात यह है कि दूसरी लहर के 4 महीने बाद यानी अक्टूबर 2021 में भारत में वैक्सीन का उत्पादन इतना बढ़ गया कि वो अब अपनी वैक्सीन $2.5, आप देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं भेज रहे थे, इसको देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको फाइजर का पूरा आंकड़ा बताया है और उसमें कितना खर्चा था वो यहां छोड़ दे रहा हूं अभी। अब जरा भारत की वैक्सीन को देखिए। भारत की वैक्सीन जो बनी वो हमको कितने में बेच रहे थे? $30 में। हमने वैक्सीन बनाई और उनसे कहा कि सुनो, एक काम करो, तुम हमसे कितने में खरीद लो? $2.5 में लो, ले जाओ। यानी 190 रुपए में हमने कहा कि ले जाओ वैक्सीन। वो हमको देने आए थे 2300 रुपए में वो वैक्सीन जिसका कोई भरोसा नहीं। हमने गारंटीड वैक्सीन बनाकर 190 रुपए में दे दिया, लो ले जाओ। ये है भारत। इसको कहते हैं नहले पे दहला दे देना। जो देश भारत को 2300 रुपए में 1 डोज बेच रहे थे, भारत ने कहा 190 में देते हैं। और आज मैं जब इस खबर को आपको बता रहा हूं, सोच रहा हूं कि सोचिए अगर विपक्ष के प्रेशर में नरेंद्र मोदी सरकार आ गई होती तो यह सौदा कितना महंगा पड़ता, जिंदगी के लिहाज से, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। इन बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने दुनिया भर में कोविड वैक्सीन से कितनी कमाई की, सुनिए आप। तभी तो कह रहा हूं, एक लॉबी काम कर रही थी। फाइजर 2021 में वैक्सीन बिक्री उसने की 3 लाख करोड़ रुपए कमाए और इसमें प्रॉफिट कितना था? 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन बेची और 1,81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 1,81,000 करोड़ का सिर्फ मुनाफा है इसका, सालाना प्रॉफिट। मॉडर्ना ने 2021 में 1,48,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन को बेचा और 98,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। लेकिन यूरोप की संसद में अपनी सफाई में फाइजर कंपनी की अधिकारी ने एक तरह से यह तक कह दिया कि दुनिया को तो हमारा एहसान मानना चाहिए, हमने अपने पैसे से रिस्क लेकर वैक्सीन बनाई। ओ, पैसे से लेकर, पैसा लगाकर रिस्क लेकर वैक्सीन बनाई, ऐसी वैक्सीन जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना बचाएगी, कितना चलेगी, और एहसान अलग लादर है। एक बार सुनिए इनको कि क्या बेशर्मी का लेवल है, सुनिए। I think our Dr. Bourla, even though he's not here, would turn around and say to you himself, if not us, then who? Dr. Bourla actually felt the importance of what was going on in the world, and therefore, as a result of that, we actually spent $2 billion at risk of self-funded money from Pfizer to be able to manufacture, first of all, research, develop and manufacture at risk, to be able to make sure that we were in a position to be able to help with the pandemic. I would hate to imagine what situation we would be in the world right now if companies like us did not take those risks, did not do clinical research and developments at scale. मैडम कहना यह चाह रही हैं कि अगर हमने ये रिस्क ना लिया होता तो दुनिया किस हालत में होती। अंदर ही अंदर भाव ये हैं कवि के कि अगर हमने ये रिस्क ना लिया होता, ये चूना ना लगाया होता, तो हमारी कंपनी का बैंक बैलेंस किस हालत में होता। और 181 देशों को इन्होंने चूना तो लगा दिया क्योंकि उन्होंने विश्वास करके खरीद लिया। आज सच पता चल रहा है,
भारत को चूना नहीं लगा पाए। आप यह भी सोचिए कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों के सामने अमेरिका जैसे देश ने घुटने टेक दिए थे। अमेरिका और यूरोप के देशों ने इन कंपनियों को एडवांस पेमेंट कर दिया था, वैक्सीन खरीदने की गारंटी ले ली थी। मनमाने रेट पर इन वैक्सीन को बेचा जा रहा था इन कंपनियों की तरफ से, जबकि भारत इनके सामने नहीं से नहीं झुका। अपने हिसाब से अलग अलग वैक्सीन को अप्रूवल दी। भारत ने अपने यहां प्रोडक्शन बढ़ाया, अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले किए। आप ये याद कीजिए कि कैसे विदेशी मीडिया ने भारत के खिलाफ माहौल बनाया था और यहां कोविड के दौरान मारे गए लोगों की चिताएं दिखाकर पूरी दुनिया में यह बताया कि भारत में कितना बुरा हाल है, जबकि मैंने अमेरिका जाकर खुद आपको रिपोर्ट करके बताया था कि अमेरिका का क्या हाल है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। ये एक एक झंडा, वहां हुई एक एक मौत का प्रतीक है और दूर तक देखते चले जाते, वहां सिर्फ वॉशिंगटन का दिखा रहा हूं। 6,78,584 मौत हुई थी। ये वॉशिंगटन का मैंने आपको दिखाया था। पिछले साल का दिखा रहा हूं, जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां दौरे पर गए थे, तब ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी। आपने तो देखी भी नहीं थी। और वही विदेशी मीडिया, सोचिए लॉबी कैसे काम करती है। यहां जलती चिताएं दिखा दिखाकर प्रेशर यह बना रहा था शायद कि हो जाए खरीद, जबकि भारत खुद इस संकट से लड़ रहा था। और आज की तारीख में आप पलट के देखिए तो कितनी मजबूती से लड़ रहा था। लेकिन अमेरिका के लिए यह सब नहीं दिखाया। कोविड के दौरान मारे गए लोगों का मेमोरियल बना हुआ है ये। वहां कोविड में मारे गए लोगों के नाम पर लाखों फ्लैग लगे थे। 6 लाख से ज्यादा फ्लैग तो सिर्फ वॉशिंगटन में थे। इन कंपनियों के दबाव में भारत नहीं आया। आज की स्थिति यह है कि भारत में कुल 219 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी बॉस। 94 करोड़ 91 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। 21 करोड़ 56 लाख लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। दिसंबर 2021 में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कुल उत्पादन 30 करोड़ डोज था। बाद में कम जरूरत को देखते हुए उत्पादन भी कम किया गया। अभी उत्पादन की स्थिति यह है कि सितंबर 2022 तक 10 करोड़ वैक्सीन डोज वेस्ट हो गई। सोचिए, लगवाने वाले नहीं है, क्योंकि जो लगी वो इतनी कारगर है कि जरूरत नहीं पड़ रही अब लोगों को। और अगर वो फाइजर खरीद के लगाए होते तो सोचिए क्या होता। भारत के वैक्सीनेशन ड्राइव में 5 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, कोर्बेवैक्स, कोवोवैक्स। ये 5 हैं। इसमें फाइजर नहीं है। चिल्लाते रह गए फाइजर मॉडर्ना खरीद लो, फाइजर मॉडर्ना खरीद लो। ना बाबा, हमसे चेक कराओ तब खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ऐसे। इनमें सबसे ज्यादा 81% डोज कोविशील्ड की लगी है, उसके बाद कोवैक्सीन की, फिर कोर्बेवैक्स वैक्सीन के डोज लगे। इसके अलावा भारत में जिन वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है उनमें रूस की स्पुतनिक लाइट है, जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी जैनसन द्वारा डेवलप कोविडेन वैक्सीन भी है, जो सिंगल डोज वैक्सीन है। इसके अलावा मॉडर्ना की बनाई स्पाइक वैक्स वैक्सीन को भी मंजूरी मिली बाद में, जिसे भारत में फार्मा कंपनी सिप्ला लिमिटेड इंपोर्ट करती है। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। इसके अलावा भारत बायोटेक की इनकोवैक को मंजूरी मिल चुकी है, जो दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। नाक से वैक्सीन चली जाएगी और इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि आसान है ना नाक से। अभी क्या कोई लगाता है इंजेक्शन, आप नाक से तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पॉलिटिक्स के नाम पर, इस देश में सरकार पर दबाव बनाओ, लोगों का विश्वास हिलाओ, इसके लिए कैसे कैसी चीजों पर पॉलिटिक्स हुई है और कैसी कैसी चीजों पर माहौल बनाया गया है, उसका सिर्फ ये एग्जाम्पल भर था वैक्सीन का। इसी तरह से फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर बड़ा अड़ंगा लगा था। खूब राजनीति हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचाया गया। जबकि सच यह है कि चीन और पाकिस्तान के 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए वर्षों से भारतीय वायुसेना को राफेल जैसे लड़ाकू विमान की जरूरत थी। यूपीए सरकार में भी डील करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन जब पीएम मोदी ने डील फाइनल कर दी तो राजनीति होने लगी। आज की स्थिति यह है कि भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल आ गए। लोग सोचते ही रह गए, यहां आ गए, डिलीवर हो गए। जो चीन के साथ 2.5 साल से चल रहे टकराव के बीच भारत की बड़ी ताकत बन गए। राफेल के 18 विमानों की 2 स्क्वाड्रन में, एक अंबाला में तैनात है और एक पश्चिम बंगाल में तैनात है। यानी एक तरफ से पाकिस्तान के फ्रंट को सुरक्षित रखा गया है और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में चीन के फ्रंट को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन अफसोस यह है
कि भारत की ताकत जो राफेल बन रहे हैं, इनके खिलाफ भारत में ही कुछ लोगों ने फ्रंट खोल दिया था। कोर्ट में मुंह की खाई, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। आरोप तो यह भी लगाया जाता है, खुद सत्ताधारी दल के कुछ नेता लगाते हैं, कि चूंकि इंडिया में हर आर्म्स डील में इतना इधर से उधर होता था कि कुछ लोगों को इधर उधर नहीं होने पाया, तो इसलिए दिक्कत थी। एक पूरी आर्म्स लॉबी के भी लॉबिंग करने का आरोप लगता है कि वो लोग चाहते थे कि राफेल ना खरीदने पाए और कुछ और खरीदा जाए। तमाम तरह के आरोप लगते हैं, सच्चाई मुझे पता नहीं, लेकिन ये इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन आप सोचिए, राफेल के लिए भी माहौल बना दिया गया था इसके खिलाफ। और नरेंद्र मोदी के विरोध में आप सोचिए कैसे कैसे मुद्दे जो हैं वो उठाए गए और कैसे माहौल बना। राफेल, इसके बारे में आपको बताया। किसान आंदोलन, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन में कैसे पूरी टूल किट बना बनाकर जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। सोचिए, आखिरकार वो कृषि कानून जो इस देश के किसान को अपलिफ्ट करते, वो वापस करवा ही दिए गए। एंटी सीए प्रोटेस्ट, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जानी थी, लेकिन माहौल बना दिया गया। सोचिए इकोसिस्टम कैसे काम करता है। हिजाब प्रोटेस्ट आज ईरान में चल रहा है ना भाई, उसको लेकर इंडिया में कैसा माहौल बना दिया गया कि मुसलमानों को जैसे दबाया। हिजाब पहनने पर बैन नहीं था, स्कूल के डेकोरम का मामला था, उसके वहां के यूनिफॉर्म का मामला था। ऐसा बना दिया गया जैसे इंडिया में हिजाब पहनने पर बैन लग रहा हो। सोचिए ये हालत। इसलिए फाइजर वैक्सीन तो हमें नहीं लगी, आज इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये जो इकोसिस्टम काम करता है ना, इससे लड़ने वाला वैक्सीन आपको कहां मिलता है? न्यूज की पाठशाला में रोज आइए, रोज ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। रोज अपने आप को देश हित के लिए लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे सिस्टम के खिलाफ। खैर, हम तो लड़ते रहेंगे मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए। आज बात करता हूं दूसरे चैप्टर में उस लड़ाई की जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, जिसमें हमले, मिसाइल और बमों से नहीं, बल्कि झूठी और प्लांटेड खबरों से अब कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, आज वो बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने एयरक्राफ्ट, रॉकेट, मिसाइलों से हमले की तस्वीरें देखी, धमाकों से ध्वस्त बिल्डिंग, बम धमाके से उड़ाए गए ब्रिज, सड़कों पर मिसाइल गिरने, इस सब की लाइव तस्वीरें खूब देखी। आज भी रूस ने यूक्रेन के कीव, ज़पोरिज़िया समेत कई शहरों में हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और हथियारों की बड़ी खेप तबाह हो गई। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच बम बारूद वाले युद्ध के अलावा एक और युद्ध लड़ा जा रहा है, जिसमें ना मिसाइल चलती है, ना कोई बम गिरता है, वहां अदृश्य हमले होते हैं। अब आप कहेंगे अदृश्य हमला कैसे होता है भाई? वहां दरअसल इंफॉर्मेशन और खबरों से हमला होता है, यानी एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। पहला मोर्चा है पारंपरिक युद्ध का, जिसमें रूस ने मिसाइलें दाग दाग कर पूरे यूक्रेन को फोड़ दिया। साफ दिख रहा है कि इस युद्ध में रूस को बढ़त हासिल है। दूसरा मोर्चा है प्रोपेगेंडा वॉर का, इसमें यूक्रेन रूस पर भारी है, यूक्रेन रूस को दबा रहा है। यह प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है क्योंकि अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी मीडिया रूस पर प्रोपेगेंडा अटैक कर रही है। उनको रूस को हराना है, तो पूरा एक वर्ग लगा हुआ है कि रूस खत्म है, रूस से कुछ नहीं हो रहा, रूस थक गया, रूस हार गया। और यूक्रेन तो देखिए, यूक्रेन ने रूस का जो है मनोबल तोड़ दिया। जबकि रूस जब कुछ करता है, जब ठोकता है, तो यही लोग आते हैं, देखिए देखिए रूस आतंकवादी है, और फिर बीच में माहौल ये बनाते हैं कि रूस तो कुछ कर नहीं पा रहा। पहले तय कर लो, कुछ कर नहीं पा रहा या कर पा रहा है, क्योंकि करने पे चिल्लाते हो और नहीं करने पर मजाक बनाते हो, माहौल बनाते हो। यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब आक्रामक रवैया अपना लिया है। यूक्रेन को उकसाने वाले पश्चिमी देश बहुत जोर लगाकर भी रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर और तेज कर दिया। रूस के खिलाफ वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा वॉर का सबसे ताजा उदाहरण ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के चीफ का बयान है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के चीफ जेरेमी फ्लेमिंग ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 7 महीने खिंच जाने की वजह से रशियन आर्मी हताश है, उनके पास हथियारों की कमी हो रही है, ये इनको पता है। सेना में अलग अलग लेवल पर असंतोष बढ़ रहा है
और यह असंतोष धीरे धीरे रूस के आम नागरिकों में भी फैल रहा है। रूस के लोगों को यह बात समझ आने लगी है कि पुतिन ने युद्ध पर उनसे झूठ बोला है। भैया, पहले तो लोगों को यह समझ में आ रहा है कि तुम लोगों ने, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से कितना बड़ा बड़ा झूठ बोला कि तुम लड़ो लड़ो लड़ो, हम हैं पीछे, और पीछे से गायब हो गए। लेकिन बता क्या रहे हैं कि पुतिन खत्म, पुतिन के लोग खत्म, पुतिन के लोगों का हौसला खत्म, पुतिन की सेना का हौसला खत्म। ये पूरा बोल बोल के माहौल बना था। अब आप पुतिन के पास जाके चेक तो नहीं कीजिएगा एक एक दरी उठा के कि अच्छा इसके नीचे बम है, अरे इधर अलमारी में रखा हुआ है, ये तो आप देखिएगा नहीं। तो पूरा माहौल बना दो कि खत्म हो गया रूस, कुछ बचा नहीं। अरे भाई, जब खत्म ही हो गया तो इतना सैंक्शन क्या लगा रहे हो? छोड़ दो, तुम्हारे हिसाब से खत्म हो गया ना, तो एक के बाद एक सैंक्शन क्या लगाते हो, एक के बाद एक पाबंदी क्या लगाते हो? पाबंदी लगा रहे हो, इसका मतलब ये पता है ना कि नहीं हो रहा है मामला। अच्छा, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के चीफ कह रहे हैं कि रूस खत्म है। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं कि हमको तो लग रहा है रूस जो है वो न्यूक्लियर युद्ध भी कर देगा, और हम तैयार हैं कि कैसे इसका जवाब देना। भाई, जो खत्म हो रहा है वो न्यूक्लियर युद्ध क्यों करेगा? अपनी बात को सही साबित करने के लिए जेरेमी फ्लेमिंग ने उदाहरण भी दिया। कहा कि यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में कई ऐसी जगह जहां रूस ने पहले कब्जा कर लिया था वो वापस ले लिया। युद्ध लड़ने के लिए रूस के पास सैनिकों की कमी हो रही है, इसलिए 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ रही है, जिसका रूस में ही विरोध हो रहा है। जेरेमी फ्लेमिंग पहली बार ऐसा दावा नहीं कर रहे। उन्होंने युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद अप्रैल में भी ऑस्ट्रेलिया में एक भाषण दिया था। तब दावा क्या किया था कि रूसी सेना में भगदड़ मची हुई है। तब जब 2 महीना हुआ था तब भी बोल दिए थे कि रूस की सेना में भगदड़ मच गई है। आज युद्ध का 8वां महीना चल रहा है, तो तभी भगदड़ मच गई थी, तो 6 महीने कैसे चला भाई? तभी कह दिए कि सैनिक हथियार छोड़कर भाग रहे हैं, तो ये पिछले 6 महीने से कौन लड़ा भाई? वो कमांडर्स का आदेश नहीं मान रहे, तो वहां से रोबोट जा रहा लड़ने क्या? पहले 2 महीने में ही युद्ध में बड़े पैमाने पर रूसी सैनिक मारे गए, तो 2 महीने में ही रूसी सैनिक मार दिए गए थे, तो ये बाद में कौन लड़ा? रूसी सेना के पास पुराने राइफल्स है जो काम नहीं कर रहे, तो पुराने राइफल से काम नहीं कर रहे, तो यूक्रेन में जो फट रहा है बम और वहां जो चीजें चल रही हैं वो कहां से आ रही हैं? मिसाइल रखने का पैसा है और बंदूक रखने का पैसा रूस के पास नहीं है। आप समझिए, एक एक बात पर जो कमेंट दे रहा हूं वो आपको बता रहा है कि ये लोग कैसे माहौल बनाते हैं। युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद ये सब बोल दिया था, और आज 8 महीने बाद फिर वही दोहरा रहे हैं। पुतिन की सेना में अफरा तफरी का माहौल है, रूसी सैनिकों ने हड़बड़ी में अपने ही विमान तक को मार गिराया है, ये तब इन्होंने दावा ठोक दिया था। इतना ही नहीं, हर 2 से 3 हफ्ते में वेस्टर्न मीडिया में ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं जिसमें दावा किया जाता है कि युद्ध में रूस को भारी नुकसान है। और आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे 2 अक्टूबर को यूरोपियन मीडिया में दावा किया गया कि रूस के 2300 जेट्स तबाह हो गए। 22 सितंबर को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि पूर्वी यूक्रेन में रशियन सैनिक लगभग 200 टैंक छोड़कर भाग गए। 20 सितंबर को बीबीसी के मुताबिक युद्ध में रूस के 50,000 सैनिक मारे गए। 14 सितंबर को टाइम मैगजीन के मुताबिक रूस के 80,000 सैनिक मारे गए। एक कह रहा 50,000 मारे गए, एक कह रहा 80,000 मारे गए। ये बैठ के गिन रहे हैं वहां। 24 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक युद्ध में रूस के 25,000 सैनिक मारे गए थे। यह टाइम वही था जो अभी हमारे यहां कुछ हवाई लोगों को हवाई नोबेल पुरस्कार दिला रहा था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स वही है जो हमारे यहां की खबरें कैसे छापता है आपको पता है। तो यही लोग रूस के खिलाफ भी लिख रहे हैं। एक कह रहा 25,000 मरे, एक कह रहा 50,000 मरे, एक कह रहा 80,000 मरे। मतलब ये सैनिक नहीं मर रहे हैं, इनके हिसाब से कोई गेहूं की बोरी खरीद रहा है थूक। 24 अप्रैल को डेली मेल के मुताबिक रूस के 873 टैंक तबाह हुए थे, 332 एयरक्राफ्ट और 2,238 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए थे। रूस की तबाही के बारे में ये सारे आंकड़े यूरोपियन और अमेरिकी वेबसाइट्स और मैगजीन में छपते रहते हैं। रूस के सैकड़ों हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम को तबाह करने के दावे छपते रहते हैं। यूक्रेन की सेना भी इन दावों का समर्थन करती है, लेकिन यूक्रेन की सेना के नुकसान की उतनी चर्चा नहीं होती यहां जितनी रूस की होती है। तब होती है जब माहौल बनाना होता है कि देखो यूक्रेन को मार दिए, यूक्रेन को मार दिए। अरे तुम जब इतना मार रहे हो तो गिनाओ कि तुमने भी इतने मार दिए, तब नहीं बताते हो। तब कहोगे कि यूक्रेन जो है ना वो तो बेचारा लड़ रहा है मजबूरी में, और रूस को चूंकि विलन दिखाना है तो अपने हिसाब से इधर से उधर करते हैं।
वेस्टर्न मीडिया के इस प्रोपेगेंडे की सच्चाई आपको समझनी चाहिए। सच्चाई यह है कि 8 महीने पहले रूस ने यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जे को लेकर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, उसका पहला राउंड पूरा भी हो गया। पश्चिमी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता रहा और रूस अपना काम करता रहा। यह कैसे हुआ, इसको समझिए। प्रोपेगेंडा यह था कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए डरा रहा है। जबकि सच्चाई यह थी कि फरवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, जिसे रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। प्रोपेगेंडा यह फैलाया गया कि रूस ने हमला किया तो अमेरिका समेत नेटो के देश मदद दे सकते हैं। जबकि सच्चाई यह निकली कि युद्ध का 8वां महीना चल रहा है, अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन की सीधी मदद नहीं की और वो युद्ध में शामिल ही नहीं हुए। प्रोपेगेंडा यह किया गया कि रशियन सैनिक थक गए हैं, हताश हैं, वो लड़ नहीं पाएंगे। सच्चाई यह है कि रशियन सैनिक अभी भी यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं, नए नए इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा यह चलाया गया कि यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि पुतिन ने 3 लाख सैनिकों के मोबिलाइजेशन का फैसला किया। प्रोपेगेंडा यह किया गया कि रूस के जीते हुए दक्षिणी और पूर्वी इलाकों को यूक्रेन ने वापस लेना शुरू कर दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि 30 सितंबर को पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया, विलय का ऐलान कर दिया। उसका कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखाई दी। यानी वेस्टर्न मीडिया लगातार अपने हिसाब से खबरें प्लांट कर रही है, वैसे ही जैसे वो इंडिया को लेकर करती है। रूस अपने हिसाब से काम कर रहा है, जैसे इंडिया अपने हिसाब से काम करता रहता है। इस दौरान बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से ऐसे वीडियो और तस्वीरें जारी की गई, जिससे रूस के नुकसान और सैनिकों की हताशा और यूक्रेन की बढ़त दिखाई गई। हथियारों को लेकर भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि रूस के पास हथियार ही नहीं बचे, जबकि इसकी सच्चाई यह है कि यूक्रेन की मदद करते करते अब अमेरिका के पास हथियार कम पड़ने लगे। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को दर्जनों अलग अलग युद्ध सामग्री और वेपन सिस्टम दिए हैं। इससे अमेरिका की कई डिफेंस कंपनियों का पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ये वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान में कई हथियार छोड़ के चला आया, वहां तो छोड़ के आ गया, अब यहां यूक्रेन को दे रहा। अपने यहां इसका जो स्टोर है, जो स्टोरेज है, वो कम पड़ रहा है। कंपनियों में बन रहे हथियार सीधे यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, टेस्टिंग भी नहीं हो रही। इससे अमेरिकी सेना के लिए हथियारों की कमी का संकट खड़ा हो गया। अरे भाई, जब एक बात बताइए, ये लोग क्या कह रहे हैं कि रूस लड़ नहीं पा रहा, रूस हताश हो गया है। अरे भाई, जो हताश है, जो लड़ नहीं पा रहा, जिसके पास 2 बिल्कुल ही घटिया हथियार हैं, उससे लड़ने के लिए तुमको इतना हथियार क्यों देना पड़ रहा है? पहले ये तो समझाओ। पर कौन पलट के पूछे? वेस्टर्न मीडिया छाप रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं हाँ हो गया, अब तो रूस खत्म। आपको कुछ अमेरिकी हथियारों का उदाहरण देता हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक 8500 से ज्यादा जैवलिन मिसाइल दी। अमेरिका में सालाना 1000 जैवलिन मिसाइल ही बनती, मतलब 8 साल का जो स्टॉक था बनने का वो दे दिया, 8.5 साल का। अमेरिका में अब जैवलिन मिसाइल का स्टॉक सीमित हो गया है। अमेरिका के पास 55,000 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे, इसमें अब सिर्फ 25,000 रॉकेट ही अमेरिका के पास बचे। अमेरिका के पास 450 हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट थे। 2021 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था, जिसे फिर से शुरू किया जा रहा है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 1400 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल दी है, जो अमेरिका की कुल स्टिंगर मिसाइलों का 1/3 है। यूक्रेन को अब तक 32,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के पास एंटी टैंक मिसाइलों का भंडार कम हो गया है। यूक्रेन को अमेरिका ने 126 होवित्जर टैंक दिए हैं, इसकी संख्या भी अमेरिका के पास खुद की कम हो गई। अब आपके पास 2 सवाल होने चाहिए, बेसिक सवाल। एक कि रूस अगर इतना कमजोर पड़ गया है, 2 महीने बाद ही उसके सैनिक हथियार डाल चुके थे, तो इतने हथियार किस लिए दिए हो? वहां दशहरे का मेला चल रहा है, बलून फोड़ने के लिए दे रहे हो? किस लिए दे रहे हो? पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि ये यूक्रेन जिसको बता रहे हैं कि बहुत अद्भुत लड़ रहा है, बहुत कमाल का है, इसका मनोबल आसमान पर है, ऊपर देखिएगा तो दिखेगा नहीं, इतना ऊपर चला गया है। अरे भाई, तुम किस हिसाब से कूदे थे मैदान में जब अपने पास कुछ था ही नहीं, सब अमेरिका से ले रहे हो, उनका अकाउंट खाली कर दिए, अपने पास कुछ नहीं था तो किसके बूते कूद गए थे? सब मांग मांग के लड़ रहे हैं
और वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है बहुत अच्छा लड़ रहे हैं भाई, जबरदस्त लड़ रहे हैं। ये वो हथियार हैं जिनकी कमी अब अमेरिका में महसूस हो रही है और इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश कब तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद अमेरिका और पश्चिमी देशों की आर्थिक हालत बहुत खराब है। ये जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है कि रूस खत्म, रूस खत्म, रूस खत्म, वो इसलिए है कि किसी तरह से ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि इन देशों में मंदी आने का खतरा है। फाइनेंशियल एजेंसी जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि अगले 7 से 8 महीने में अमेरिका में मंदी आ जाएगी। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका जनवरी से जून के बीच मंदी में फंस जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में हर महीने 1,75,000 लोग बेरोजगार होंगे। यूक्रेन को मदद देने वाले देशों की आर्थिक विकास दर बहुत खराब स्थिति में है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में अमेरिका की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? 1%। अपना देश का जो हिसाब किताब है वो चढ़ नहीं रहा, दूसरे को गिराने चले। जर्मनी की आर्थिक विकास दर तो -0.3 रहने का अनुमान है। फ्रांस की आर्थिक विकास दर -0.7 रहने का अनुमान है। स्पेन की आर्थिक विकास दर 1.2% रहने वाली है। यानी जो पश्चिमी देश और अमेरिका भारत पर दबाव बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में भारत उनकी साइड लेकर युद्ध में कूद जाए। वो अपनी आर्थिक हालत नहीं देख रहे, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति यह है कि आईएमएफ की इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में भारत दुनिया में अब भी सबसे तेजी से विकास करेगा। भारत की आर्थिक विकास दर 6.1% रहने वाली है। लेकिन जब इस युद्ध की वजह से दुनिया में विकास दर कम हुई है, तो भारत का भी प्रोजेक्शन कम किया गया है। लेकिन कम करने के बावजूद जो लोग माइनस में जाने वाले हैं, जहां पर रिसेशन आने वाला है, भारत माइनस कर मतलब विकास दर घटाने के बावजूद 6.1% पर रहेगा और यहां रिसेशन का चांस नहीं है। चीन की विकास दर 4.4% रहेगी और अमेरिका की तो 1%, जिसके बारे में आपको बताया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश थी कि रूस को दुनिया में अलग थलग किया जाए। इसके लिए रूस पर प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। रूस ने गैस के बाद ऑयल डिप्लोमेसी से भी अमेरिका और यूरोप के देशों को परेशान करना शुरू कर दिया है। 7 अक्टूबर को रूस ने कहा कि वो कच्चे तेल का उत्पादन कम करेगा। रूस के इस फैसले का ओपेक देश यानी तेल उत्पादक देशों ने समर्थन कर दिया। कारण क्या था कि कच्चे तेल का उत्पादन करके उसकी कीमत और घटने से रोकना। कम उत्पादन होगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, तो ओपेक देशों को पसंद आया। दरअसल अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया कि तुम बढ़ा दो अगर ये घटा रहे हैं तो। इससे बढ़ी हुई तेल की कीमतों को कम करने में मदद मिलती। अमेरिका के इस अनुरोध को सऊदी अरब ने ठुकरा दिया। अमेरिका तो इसलिए ना चिढ़ा हुआ है, इंडिया सुन नहीं रहा है। सऊदी अरब ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे प्रोडक्शन। एक तरह से रूस का समर्थन कर दिया उसने। इससे अमेरिका और भड़क गया और सऊदी अरब को धमकी दे रहा है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरे तुम पहले अपना देश संभालो, सऊदी अरब को कह रहे हो। ये लोग गए थे पुतिन को अलग करने, इनके खुद की दिक्कत हो गई। इनके साथ दिक्कत क्या हुआ है, ये लोग बाइक से निकले कि हम पुतिन के गाड़ी का हवा खोल देंगे, और इनके खुद के बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और जिस से मदद मांग रहे हैं वो भर नहीं रहा है और बाइक पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं उसकी गाड़ी पंचर है, इसकी गाड़ी पंचर है। पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराओ ना। ये हालत हो गई। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के जाल में भारत को अकेले फंसाने की कोशिश नहीं होती, रूस के साथ भी हो रहा है। तो ये वो खबर है जो आपको रूस यूक्रेन तो बहुत लोग दिखा रहे हैं, बताएंगे। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:55 फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।